नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 10 दिसंबर। आज हम लोग देखेंगे कि हमारी दैनिक क्विज की श्रृंखला में कौन कौन से प्रश्न हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। अब देखिए, ये बहुत बार चर्चा में रहता है। आरटीआई एक्ट 2005, ये आपको इसके बारे में बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए। के तहत सूचना यानी कि इस अधिनियम के अंदर जो सूचना शब्द है, ये इसमें क्या क्या शामिल है, ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। इसको लगाने का प्रयास करिए वीडियो को पॉज करके। अब देखिए, ये चर्चा में क्यों आया। यहां पर एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, तो उन्होंने कैग ऑफिस पे ये आरोप लगाया है कि ये जब इस ऑफिस में अपनी आरटीआई एप्लीकेशन फिल करने गए थे, तो यहां पर इनके ऊपर मारपीट या अपशब्दों का उपयोग इनके साथ यहां पर किया गया। तो इसके लिए इन्होंने यहां पर पुलिस कंप्लेन भी दर्ज कराई है। खैर, ये पॉइंट तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हमारे लिए यहां पे आरटीआई इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, आरटीआई एक्ट में ना हर चीज की अपनी एक डेफिनेशन है। तो जब बात करी जाती है यहां पर इंफॉर्मेशन की यानी कि सूचना की, तो सूचना में क्या क्या चीजें शामिल हैं, ये हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, यहां पे लिखा हुआ है अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, आदेश, लॉगबुक, संविदा रिपोर्ट, कागज पत्र। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? इस सूचना के अंतर्गत। वापस चलते हैं अपने प्रश्न पर। तो यहां पर देखिए, अभिलेख हम लोगों ने देखा, ईमेल, मत यानी का मतलब, इसका मतलब होता है ओपिनियन। यहां पर सलाह भी जो होती है ना, किसी ने किसी को अगर सलाह दी है तो वो भी सूचना के अंतर्गत आती है। लॉगबुक, कोई भी कंपनी है तो उसकी बैलेंस शीट जो भी होती है, नमूने, तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? सूचना के अंतर्गत, जो कोई भी व्यक्ति डिमांड कर सकता है। तो अब दिए हुए विकल्पों में से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, 1 2 3 4 5। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पौधों में से कौन से संकटग्रस्त प्रजातियों की आईयूसीएन लाल सूची में गंभीर रूप से संकटाग्रस्त? गंभीर रूप से संकटाग्रस्त का मतलब होता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको सीआर लिखते हैं, इसके रूप में वर्गीकृत हैं। ये आपके सामने 3 पौधों की स्पीसीज दे रखी है। वीडियो को पॉज करके इसको लगाने का प्रयास करिए। अब देखिए, ये चर्चा में क्यों आया, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न यूपीएससी बहुत ज्यादा पूछता है। यहां पर हिमालय के अंदर कुछ मेडिसिनल प्लांट्स यानी औषधि पौधे हैं, तो उनको आईयूसीएन की रेड लिस्ट में रखा गया है। इस पैराग्राफ को ध्यान से देखिए, तो यहां पर लिखा हुआ है माइजोट्रोपिस पेलिशिया। ठीक है, माइजोट्रोपिस पेलिशिया जो है, इसको आईयूसीएन की श्रेणी में क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रख दिया गया है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब अगर इस पौधे की बात करें तो इसको पटवा के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली क्या है, इससे ऑयल निकाला जाता है। उस ऑयल को यूज करते हैं हम लोग एंटीऑक्सीडेंट के फॉर्म में। तो ये फार्मेसी जो इंडस्ट्री होती है, इसमें बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। दूसरा यहां पे पौधा जो है वो है फ्रिटालिया सिरोसा। ठीक है, ये भी हिमालयन फैमिली का एक पौधा है। इसको यहां पर वल्नरेबल की श्रेणी में रखा गया है। तीसरा यहां पर जो है डैक्टिलोरोजिया हैटिग्रिया, इसको इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। तीनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वापस चलते हैं अपने प्रश्न पे। तो यहां तीनों ही पौधे हैं, इनको आईयूसीएन ने अपनी रेड लिस्ट में रखा है। मगर यहां पर गंभीर रूप से संकटाग्रस्त की बात हो रही है, तो वो केवल ये वाला पौधा है। ठीक है, मिजोट्रोपिस पैलेटा, जिसको पटवा भी बोलते हैं। बेसिकली इसको क्या है, झाड़ होता है, जो श्रब बोलते हैं ना, वैसा होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा? ए। इन दोनों को क्रिटिकल इंडेंजर्ड में नहीं रखा गया है, फ्रिटोलिया को वल्नरेबल में रखा गया है और डैक्टिलोरिजा को इंडेंजर्ड में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अनुपूरक अनुदान, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पॉलिटी के अंदर, सप्लीमेंट्री ग्रांट का सर्वोत्तम विवरण है? ये 4 कथन है आपके सामने। अब इसको सभी लोग लगाने का प्रयास करें, क्योंकि आपने संसद का चैप्टर पॉलिटी के अंदर अच्छे से पढ़ा होगा, तो उसमें कई सारे हम लोग अनुदान के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, चर्चा में इसलिए आया क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या करा है, एक्स्ट्रा स्पेंडिंग जो उसकी हुई है 3.25 लाख करोड़ के लिए, तो इसके लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट की डिमांड करी है। तो यहां पर इस वजह से ये टॉपिक हाईलाइट में हो गया। अब देखिए, जो अनुपूरक मांग होती है, बेसिकली ये है क्या? देखो, सबसे सिंपल तरीके से समझो, जो भी वर्तमान वर्ष चलता है, वर्तमान का मतलब है ये जो वित्त वर्ष चल रहा है। ठीक है, तो हर वित्त वर्ष की स्टार्टिंग में एक बजट बनाती है सरकार। उस बजट में हर योजना के लिए कुछ ना कुछ पैसा एलोकेट करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स योजना थी, उसके लिए सरकार ने 10 रुपए एलोकेट करा था। बट अब क्या हुआ कि जब साल शुरू होता है ना, इस योजना में जब पैसा लगाया जाता है, फिर यह देखा गया कि योजना में अब ये जो पैसा एलोकेट करा गया था वो कम पड़ गया। तो अब सरकार को और पैसा चाहिए, सप्लीमेंट्री, तभी तो इसका नाम है सप्लीमेंट्री।
तो अब जब सरकार को और पैसा चाहिए होता है तो वो क्या करेगा, अब वो फिर से वापस से क्या करेंगे, जो विनियोग अधिनियम होता है या विनियोग विधेयक होता है उसके माध्यम से फिर से संचित निधि से पैसा यहां पर सरकार की डिमांड होती है निकालना। ऐसी निधि जो हमें बाद में एक्स्ट्रा चाहिए होती है किसी सर्विस के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सप्लीमेंट्री ग्रांट। अगर इसके आर्टिकल की बात करें तो इसमें आर्टिकल 115 में इसका जिक्र है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। और यहां पर देखिए संचित निधि से ये निकाली जाती है, तो संचित निधि आपको पता होनी चाहिए ये किस आर्टिकल में है, वो 266 आर्टिकल में। वापस आते हैं अपने प्रश्न पर। अब देखिए 4 कथन यहां पर दे रखे हैं, चारों आपने पढ़ लिए होंगे। पढ़ के अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताता हूं। इसका सही उत्तर है बी। यह तब प्रदान किया जाता है जब चालू वित्त वर्ष में किसी विशेष सेवा के लिए विनियोग अधिनियम एप्रोप्रिएशन एक्ट की बारे में बात करी के माध्यम से संसद द्वारा अधिकृत राशि उस वर्ष के लिए अपर्याप्त रह गई है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही कथन का पता लगाना है। अब देखिए नागरिकता से प्रश्न है। एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटिश संविधान से ली गई है। भारत की नागरिकता 4 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। नागरिकता उस स्थिति में समाप्त हो जाती है यदि नागरिक सामान्य रूप से लगातार 7 वर्षों से भारत के बाहर रह रहा हो। यह भी आप प्रश्न लगाने का खुद से प्रयास जरूर करिए। अब देखिए चर्चा में क्यों आया, अभी यहां पर एक आंकड़ा सामने आया कि 2011 से अभी तक ना 16 लाख लोगों ने भारत की जो नागरिकता है उसको गिव अप कर दिया, यानी छोड़ दिया है। और उसी के साथ साथ अगर बात करी जाए कि कौन कौन से विदेशी हैं जिन्होंने इंडियन सिटीजनशिप को लिया है, तो यहां पर जैसे 2015 की बात करें तो 93 लोग थे, 2022 की बात करें तो यहां पर 60 लोग थे। इसके ठीक 1 वर्ष पहले यहां पर 42 लोग ऐसे थे जिन्होंने भारत की नागरिकता को लिया। अब अगर इस पे वापस जाते हैं तो पहला वाला कथन तो एकदम सरल था, आपको पता होना चाहिए नागरिकता की जो एकल नागरिकता की अवधारणा है वो हमने ब्रिटिश संविधान से ली है। भारत की नागरिकता 4 तरीकों से नहीं होती है, अर्जित कितने तरीकों से होती है, 5 तरीकों से। अगर बात करी जाए यहां पर तो जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, और 5वां क्या होता है, जैसे क्षेत्र का हमने क्या कर लिया है, किसी क्षेत्र का हमने अपने भारत के राज्य क्षेत्र में समावेश कर लिया, तो इन 5 आधारों पर नागरिकता का अर्जन होता है। इसी प्रकार आप देखोगे तो यहां पर एकदम सही है, लगातार अगर 7 वर्षों से कोई नागरिक भारत से बाहर रह रहा है तो उसकी नागरिकता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो यहां पर पहला और तीसरा कथन सही हो जाएगा, बी वाला कथन गलत है। तो इस वजह से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अब 2022 की प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न था, उसको देख लेते हैं। हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन्न मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं को सही निरूपित करता है। अब आपने ये प्रश्न देखा भी होगा। अब देखिए बात करी जाए, आपको ये पता होना चाहिए जो रामानुज की आसन मुद्रा है इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ना, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। यूनिटी की बात नहीं हो रही है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, समानता, तो इस नाम से भी जानते हैं। काफी फेमस ये करंट की न्यूज रही थी। अब यहां पर रामानुज की बात करी तो रामानुज के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर इस सवाल का जो ऑप्शन है वो क्या होगा, वो होगा ए। रामानुज का ये मानना था विष्णु की गहन भक्ति करी जाएगी तो ये मोक्ष प्राप्त करने का सबसे अच्छा और सर्वोत्तम साधन होता है। तो जहां पर मोक्ष प्राप्ति के साधन की बात करते थे और किसकी बात करते थे, भक्ति की, तो ये किसका विचारधारा थी, रामानुज की। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। आज के तथ्य पे नजर डालिए, वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022, ये क्या है, राज्यसभा में पास कर दिया गया है। तो अब इसमें कुछ प्रावधान ऐसे आए हैं जिनके ऊपर जो विवाद का विषय बन गए हैं। अब देखिए यहां पर 2 मुद्दों पर बात करी गई थी, मैं एकदम आपको इसकी समरी बताता हूं। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, इसमें निकला हुआ है। यहां पर क्या करा है ना, जो केंद्र सरकार है उसने यहां पर 2 प्रावधानों को शामिल करा है। पहला प्रावधान ये है कि जो कैप्टिव एलिफेंट्स होते हैं, यहां पर जो जंबोज है ना, जंबोज किसको बोला जा रहा है, एलिफेंट्स को, उनका ट्रांसफर की बात यहां पर करी जा रही है। उनका ट्रांसफर हो सकता है, ये गवर्नमेंट ने बोला है। और ये ट्रांसफर जो है वहां पर 2 केसेस में हो सकता है। पहला केस किसी धार्मिक उद्देश्य से, दूसरा केस एनी अदर पर्पस। यहां पर शब्द लिखा है एनी अदर पर्पस, मतलब किसी अन्य कारणों से। अब देखिए यहां पर ना
विपक्षी दलों का ये कहना है, या जो इस बिल का अपोज कर रहे हैं उनका ये कहना है कि यहां पर कैप्टिव एलिफेंट्स के आप ट्रेड की बात कर रहे हैं कि इनका ट्रेड हो सकता है, ठीक है, परंतु ये ट्रेड जो है ये अंडरग्राउंड होता है। अंडरग्राउंड का मतलब है बहुत लोगों को या सरकार को, पुलिस को इसके बारे में पता नहीं चल पाता। अब यहां पर कोई भी व्यक्ति है वो अगर हाथी को बेचता है दूसरे व्यक्ति को, तो दूसरा व्यक्ति यहां पर यह कह देगा कि भाई हमें क्या मिला है, हमें तो ये गिफ्ट मिला है, ठीक है। क्यों ऐसा? देखिए, जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना 1972 का, इसके शेड्यूल 1 में हाथी को रखा गया है। अब आप कहोगे शेड्यूल 1 क्या? शेड्यूल 1 में हमेशा उस जानवर को रखते हैं, पेड़ पौधों को रखते हैं जिसको सबसे ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तब इनका व्यापार कैसे हो सकता है? हाथी इकलौता ऐसा जानवर है इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 के अंतर्गत जिसको एज ए गिफ्ट के तौर पर या उपहार के तौर पर इसको ओन किया जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए टाइगर की बात करें तो टाइगर को कोई नहीं खरीद सकता या टाइगर को कोई अपने घर में रख नहीं सकता, ठीक है, ओन नहीं कर सकता, परंतु हाथी के साथ ऐसा नहीं है। तो हाथी इकलौता शेड्यूल 1 के अंदर ऐसा जानवर है। तो जब यहां पर बात कर दी जाती है कि गिफ्ट के तौर पर या धार्मिक पर्पस के तौर पे हाथियों का जो ट्रेड है उसको अलाउ करा गया है, और यहां पर जो दूसरा शब्द लिखा है एनी अदर पर्पस, तो इसी को लेके विवाद हो रहा है कि फिर इसकी परिभाषा ना आपने क्लियर नहीं करी। तो अब कोई भी व्यक्ति जो है वो यहां पर हाथियों का ट्रेड करेगा और यहां पर एनी अदर पर्पस में वो सारी चीजें शामिल हो जाएंगी। एटलीस्ट यहां पर सरकार को क्या करना चाहिए था, सारे प्रावधान एकदम क्लियर कट कर देने चाहिए थे। ये तो हो गई पहली बात इस संशोधन विधेयक की। दूसरी बात, सरकार ने क्या बोला है कि अब जो वर्मिन प्रजातियां होती हैं ना, वर्मिन वर्मिन प्रजातियों को, मतलब एक्स कोई जानवर है, ठीक है, इसको घोषित करना है कि ये वर्मिन प्रजाति होगा। ये अधिकार केंद्र सरकार ने अपने पास ले लिया है। पहले ये अधिकार किसके पास हुआ करता था? राज्य सरकार के पास। अब देखिए, वर्मिन प्रजातियां हैं, ये क्या होती थी? ये ऐसे जानवर होते हैं जो क्या करते हैं, मनुष्यों को, फसलों को, अन्य पशुओं को या संपत्तियों को क्या करते हैं, खतरा पहुंचाते हैं। इनसे रोग फैलने के चांसेस होते हैं। जैसे कि बात करी जाती है, चूहे हो गए, चमगादड़ हो गए, है ना, तो ये सारे जानवर क्या होते हैं, वर्मिन कहलाते हैं। अब देखो यहां पर अगर हाथी के आयुसीएन स्टेटस की बात करें तो वो संकटाग्रस्त में आता है, ठीक है। अगर साइट्स की बात करें तो यहां पे परिशिष्ट 1 में आता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए, इसको ध्यान रखिएगा। और अगर डब्ल्यूपीए मैंने ये बता ही दिया कि शेड्यूल 1 में आता है। चलिए, यहां पर एलिफेंट्स की बात हुई है तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, उसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। गज यात्रा, गज यात्रा क्या है? और एक प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं माइक, MIKE, इन दोनों के बारे में कमेंट करके बताइए। तो आज के सत्र में बस इतना ही रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सत्र आपको कैसा लगा। दैनिक क्विज के अगले सत्र में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपनी पढ़ाई करते रहेंगे, स्वस्थ रहिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।